सोने चांदी के दो रास्ते। बहुत समय पहले की बात है। सिमरन अपनी माँ कुंती और पिता राम गोपाल के साथ रहती थी। सिमरन 12 साल की थी और वह स्कूल पढ़ने जाती थी। एक दिन सिमरन स्कूल से वापस आ रही होती है। तभी आते वक्त उसे रास्ते में दो अलग अलग रोड दिखाई देते हैं जो सोने और चांदी की तरह चमक रहे होते हैं। एक रोड था जो सोने की तरह चमक रहा था और दूसरा रोड था जो चांदी की तरह चमक रहा था। अरे, आज से पहले तो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये दो रास्ते अचानक कहाँ से आ गए? कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गई? सिमरन को कुछ समझ नहीं आता और वो चारों तरफ देखने लगती है। जब वो उन दोनों रास्तों को गौर से देखती है तो सोचने लगती है, आज से पहले तो मैंने यहाँ पर ये दो रास्ते नहीं देखे, पर जितना मालूम है घर जाने का रास्ता यहीं पर है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा इन दोनों में से किस रास्ते पर चलने से मेरा घर आ जाएगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सिमरन उस रास्ते पर चलने लगती है जहाँ पर रोशनी आ रही होती है। दूसरी तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था। रोशनी वाले रास्ते पर चलने पर उसकी आंखों के आगे अचानक इतनी तेज रोशनी होती है और वो एक नई दुनिया में आ जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी सिमरन देखती है कि उसके सामने कुछ सुंदर सुंदर परियां इधर उधर घूम रहे होते हैं। कुछ अपनी सहेलियों से बातें कर रहे होते हैं और कुछ परियां खेल रहे होते हैं। इससे पहले सिमरन ने परियों के बारे में बहुत सुना था और आज उसने देख भी लिया था। सुंदर सुंदर परियों को देखकर सिमरन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सिमरन एक परी के पास जाती है और जाकर उनसे कहती है, आप तो एक परी है ना? आपके बारे में अपनी माँ से बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। आप परी हो ना जो सबकी मदद करती हो? हाँ, मैं एक परी हूँ। और तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम तो मुझे एक आम लड़की लग रही हो। हाँ, मेरा नाम सिमरन है और मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। आज जब मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी, उसमें से मैंने इस रास्ते को चुना तो मैं यहाँ पर आ गई। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आ गई। सिमरन, तुम घबराओ मत। मैं जानती हूँ तुम यहाँ खुद नहीं आई हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। तुम वही लड़की हो जो मेरी मदद कर सकती हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? मुझे तो अपने घर भी जाना है। माँ मुझे बहुत याद कर रही होगी, वो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती है। तुम चिंता मत करो सिमरन, जब तुमने इस रास्ते को चुना तो ये रास्ता तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ ले आया है। जैसे ही तुमने अपना इस रास्ते पर कदम रखा, समय वहीं पर रुक गया। जब तुम यहाँ से वापस जाओगी तो समय वहीं से शुरू हो जाएगा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कह रही थी कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप मुझे बताओ मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? सिमरन, तुम बहुत समझदार हो, ईमानदार हो, इसलिए रानी परी ने तुम्हें चुना है हमारी मदद करने के लिए। मैं तुम्हें बताती हूँ कि हुआ क्या है। काली परी ने हमारे परीलोक पर कब्जा कर लिया है। उसने छल करके सभी परियों को अपने वश में कर लिया है और रानी परी को कैद कर लिया है। उसने हमसे हमारी शक्तियाँ भी छीन ली है। अब हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। रानी परी ने कहा था कि जो लड़की बहुत ईमानदार और दयालु स्वभाव की होगी, केवल वही हमारी मदद कर सकती है और वो हमारे उसी रास्ते को चुनेगी। रानी परी ने तुम्हें चुना है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैं आपकी पूरी कहानी समझ रही हूँ, लेकिन अगर काली परी इतनी शक्तिशाली है तो मैं उनका सामना कैसे कर सकती हूँ? मुझे ये बताइए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस रानी परी को काली परी से आजाद कराना है। उसके बाद रानी परी काली परी को हरा देंगी और हम सारी परियां आजाद हो जाएंगी। लेकिन रानी परी तक पहुंचने का क्या उपाय है? मैं उनके पास कैसे पहुंचूंगी? उनके पास पहुंचने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पास ये जादुई जल है। इस जल को पीने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगी और काली परी को नजर नहीं आओगी। मौका मिलते ही तुम्हें रानी परी को आजाद करना है। बस यही मदद चाहिए तुम्हारी। क्या तुम तैयार हो? ये तो मेरे सौभाग्य की बात है जो मैं आपकी मदद करूंगी। आपने हमेशा लोगों की मदद करी है, आज मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला है। मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। इसके बाद वो परी सिमरन को जादुई जल दे देती है, जिसे पीकर सिमरन गायब हो जाती है। उसके बाद सिमरन रानी परी के महल पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ अंधेरा हुआ था। सिमरन तो अदृश्य हो रखी थी, इसलिए वो महल में इधर उधर आराम से घूम सकती थी।
सिमरन पूरे परिलोक में इधर उधर कहीं पर भी घूम सकती थी। सिमरन को पूरे परिलोक में कहीं रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। सिमरन घूमते घूमते काली परी के कक्ष में पहुंच जाती है। वो देखती है कि काली परी तो आराम कर रही है। काली परी बहुत ज्यादा चतुर थी। उसे सिमरन की आहट हो जाती है। कौन है यहाँ? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगी। काली परी की आवाज इतनी भयंकर थी कि सिमरन को उसकी आवाज से डर लगने लग जाता है। लेकिन काली परी को सिमरन कहीं भी दिखाई नहीं देती है, जिस वजह से काली परी अंधाधुंध अंदर बाहर करने लग जाती है, पर एक भी बार सिमरन तक नहीं पहुंचती है। शुक्र है मैं इस काली परी को दिखाई नहीं दे रही हूँ, नहीं तो ये मुझे आज मार ही डालती। पर मुझे जल्द से जल्द रानी परी को ढूंढना होगा और उन्हें आजाद करना होगा, नहीं तो ये काली परी पता नहीं मुझे कब ढूंढ निकाले। इसके बाद सिमरन इधर उधर से जाने लगती है और देखती है कि रानी परी जंजीरों से बंधी हुई है। सिमरन को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रानी परी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर उनके पास शक्तियां ना होने की वजह से बिल्कुल निराश थी। वो एक उम्मीद की किरण लेकर बैठी हुई थी कि सिमरन आकर उनकी चेन जंजीर खोल देगी। रानी परी को एहसास हो जाता है कि वो आजाद हो गई है। अरे वाह, मेरी जंजीर खुल गई है। अब मैं उस काली परी को सबक सिखाऊंगी और सभी परियों का बदला लूंगी। लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सामने आ सकती हो। इसके बाद रानी परी अपना मंत्र पढ़ती है, जिससे उनकी छड़ी उनके पास वापस आ जाती है और उसके बाद सिमरन भी उन्हें दिखाई देने लग जाती है। सिमरन रानी परी के साथ जाकर काली परी का सामना करती है। रानी परी और काली परी दोनों में भयंकर युद्ध होता है और कई प्रहार किया जाता है। इस दौरान काली परी हार जाती है। पूरे परिलोक में उजाला हो जाता है और काली परी का अस्तित्व गायब हो जाता है। परिलोक में उजाला हो जाने के बाद पूरा परिलोक फिर से जगमगाने लग जाता है। सभी परियां यहाँ पर वापस आ जाती हैं। सभी परियां मिलकर सिमरन को धन्यवाद देती हैं। मुझे आप लोगों की मदद करके दिल से बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी तो हम लोगों की मदद करती हैं, और अगर आप लोग ही नहीं होंगे तो फिर दुनिया पर अच्छाई तो खत्म ही हो जाएगी। सिमरन, जो काम तुमने किया है वो बहुत ही सराहनीय था। हम इसका एहसान कभी नहीं भूलेंगे और जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो तो हमें याद कर सकती हो। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद रानी परी सिमरन को वापस उसके घर के रास्ते पर छोड़ देती है और उसके दिमाग से सारी कहानी को खत्म कर देती है। सिमरन वापस अपने स्कूल के रास्ते से घर जाने लगती है और सारी कहानी भूल जाती है। इस तरह सिमरन परियों की जान बचा लेती है और परियां फिर से अपनी अच्छाई पूरे जगत में फैलाती हैं। एक बार की बात है, एक गांव में सुलेखा नाम की लड़की रहती थी। सुलेखा बहुत ही हंसमुख और दयालु स्वभाव की लड़की थी। सुलेखा एक जवान लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ छोटे से घर में रहती थी। सुलेखा की माँ धोबी थी। सुलेखा ज्यादातर अपनी माँ से परियों की कहानियाँ सुना करती थी और वो हमेशा से ये चाहती थी कि कोई परी आकर जादू कर दे, जिससे उसकी सभी दुख तकलीफें खत्म हो जाए और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। एक दिन जब वो नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा भोली थी। वो सीधी खड़ी होकर भी चल नहीं पाती थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां आ गई थी। बूढ़ी औरत के सभी बाल सफेद हो गए थे। बूढ़ी औरत संध्या से मदद मांगती है। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ, क्यों नहीं दादी माँ, आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए घर से कुछ खाना ले आती हूँ। सुलेखा भागकर अपने घर जाती है और बूढ़ी औरत के लिए खाना ले आती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत को अब बहुत अच्छा लगता है और वो सुलेखा को आशीर्वाद देती है।
बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकती हो। ये सुनकर सुलेखा बहुत खुश हो जाती है। उसे कभी भी जादुई बातों पर विश्वास नहीं होता था, परंतु अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सच में परियां होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी माँ। मेरी पहली इच्छा ये है कि मैं एक बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक पहनना चाहती हूँ। सुलेखा की बात सुनकर बूढ़ी दादी मुस्कुराती है और अपना सिर हिलाती है। उसके बाद एक पल में ही सुलेखा के फटे हुए कपड़े एक बहुत ही रेशम की सुंदर फ्रॉक में बदल जाती है। अपनी वो सुंदर सी पोशाक देखकर सुलेखा बहुत खुश हो जाती है। वो अपने आप को एक राजकुमारी समझ रही थी और वो राजकुमारी की तरह दिखाई दे रही थी। इसके बाद सुलेखा अपनी दूसरी इच्छा मांगती है। दादी माँ, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि हमारे गांव में एक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मुझे उस नृत्य प्रतियोगिता में जाना है। उसके लिए मुझे एक घोड़ा गाड़ी चाहिए। सुलेखा की दूसरी इच्छा सुनकर फिर से बूढ़ी अम्मा अपना सिर हिलाती है और उसके बाद वहाँ पर जादू से एक सफेद घोड़ा और सुंदर सी पालकी वहाँ प्रकट हो जाती है। ये देखकर सुलेखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही शानदार पालकी दिखाई दे रहा था। उसने इतना सुंदर कभी कुछ नहीं देखा था। इसके बाद सुलेखा बूढ़ी दादी से कहती है, दादी माँ, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं एक राजकुमार के साथ नृत्य करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर सकती हैं? नहीं मेरी बच्ची, मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी शक्तियों से बहुत दूर है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुलेखा उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी उदासी को छिपाने की कोशिश करती है और वो बूढ़ी औरत को धन्यवाद देती है। इसके बाद सुलेखा गांव में अपनी नई पोशाक दिखाने के लिए घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर इधर उधर घूमने लगती है। एक राजकुमारी को देखने के लिए गांव से सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। हर कोई उसे एक राजकुमारी समझ रहा था। ये सब देखकर सुलेखा को बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद सुलेखा गांव की नृत्य प्रतियोगिता में पहुंच जाती है। वहां पर वो एक राजकुमार के साथ नृत्य करना चाहती थी, लेकिन वहां पर कोई खास राजकुमार नहीं था। तभी सुलेखा की नजर एक बहुत ही सुंदर लंबे राजकुमार के ऊपर पड़ती है, जिसके काले बाल और नीली नीली आंखें थी। उसकी सुंदरता को देखकर सुलेखा को लगता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ उसे नृत्य करना था। सुलेखा की इच्छा भी पूरी हो जाती है और वो अपने आप को एक भाग्यशाली लड़की समझती है। अब सुलेखा को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में तैर रही है। राजकुमार बहुत ही आकर्षक और थोड़ा मजाकिया किस्म का था। वो भी राजकुमारी के साथ आनंद लेकर नृत्य कर रहा था। उन दोनों ने काफी देर तक बहुत सारी बातें की और बहुत देर तक हंसते रहे। सुलेखा ने अपना सच्चा साथी पा लिया था। अब जैसे जैसे रात होती गई, सुलेखा को और अजीब लगने लगा और उसे चक्कर सा महसूस होने लगा, जैसे कि वो सपने में हो। जब उसने इधर उधर देखा तो उसने महसूस किया कि वहां पर मौजूद लोग एक एक करके गायब हो रहे थे और अब वहां पर राजकुमार और वो ही बचे हुए थे। और इसके बाद धीरे धीरे अचानक से राजकुमार की आंखें लाल हो गई और उसका सुंदर सा चेहरा एक बदसूरत सी शक्ल में बदल गया। उसके बाद वो लड़का सुलेखा से कहता है, तुम एक मूर्ख लड़की हो। ये सब राजकुमार गुस्से में कह रहा था। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? शायद तुम नहीं जानती कि तुम मेरे खेल में एक महोदय के अलावा कुछ नहीं हो। राजकुमार की ये बात सुनकर सुलेखा बहुत घबरा जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, परंतु उसके पैर वहां से हिल ही नहीं रहे थे। उसे पकड़ने के लिए राजकुमार हंसता है।
तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि अब तुम मेरी हो, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। राजकुमार ने जैसे ही उसे अपने करीब खींचा, सुलेखा और ज्यादा घबरा गई। तभी सुलेखा को दादी माँ की बातें याद आने लगती है कि दादी माँ ने कहा था कि ये मेरी शक्ति से परे है। तभी सुलेखा को याद आ जाता है कि ये सब सच नहीं है। उसके बाद सुलेखा अपनी आंखें खोल लेती है। सुलेखा अपने आप में ये एक सपना देख रही होती है। अपने आप को स्वतंत्र देखकर सुलेखा बहुत खुश होती है और उसकी एक राजकुमार की ख्वाहिश अब खत्म हो जाती है और वो दोबारा से अपना साधारण जीवन जीना शुरू कर देती है।